मिस्र के एक ताजर की माँ का वक़्त करीब आया तो उसने अपने बेटे को बुलाया। कहने लगी, बेटा मेरे पास वक़्त बहुत कम है, काश कि मैं अपनी आंखों से तुझे दूल्हा बनता देख सकती, लेकिन किस्मत ने मुझे इस चीज़ का मौका नहीं दिया। बस मैं जाते हुए तुझे एक नसीहत करना चाहती हूँ कि शादी ऐसी लड़की के साथ करना जिसकी 3 आँखें हों। इससे पहले कि ताजर अपनी माँ से मज़ीद पूछता कि 3 आँखों से क्या मुराद है, इसकी माँ ये फ़ानी दुनिया छोड़कर चली गई। 1-2 माह तक तो वो अपनी माँ के गम से बाहर ही ना आ सका और शादी के मुतालिक सोचा भी नहीं। इसके बाद इस ने अपनी माँ की नसीहत पर अमल करने का फ़ैसला किया, लेकिन इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि 3 आँखों से क्या मुराद है। इसने अपने दोस्तों से पूछा, अपने उस्तादों से पूछा, लेकिन किसी शख्स को इस बात का मतलब ना समझ आ सका। आखिरकार जब थक हार कर इसे कुछ समझ ना आ सका तो उसने सारी ज़िंदगी शादी ना करने का फ़ैसला किया। एक दिन इसकी माँ इसके ख्वाब में आई और कहा, बेटा तुम्हारी शादी ना करने का फ़ैसला बिल्कुल गलत है। तू अपनी तलाश जारी रख, तुझे इसी शहर में 3 आँखों वाली लड़की मिल जाएगी। ताजर ने अपने एक जिगरी दोस्त को रात का ख्वाब बताया तो दोस्त ने इसे मशवरा दिया कि सबसे पहले तुम अपने लिए एक हम सफ़र मुंतखब करो। एक ऐसी लड़की तलाश करो जिसको देखकर, जिनसे बातें करके तुम्हें ऐसे महसूस हो कि इस लड़की जैसा और कोई नहीं। ताजर ने अपने दोस्त के मशवरे पर अमल किया और एक बूढ़े आदमी का भेष बदल कर शहर की तरफ निकल पड़ा। हर एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी और भीख मांगी कि शायद भीख देने वाली कोई लड़की ऐसी हो जैसा मेरी माँ कहती थी, मगर इसे हर तरफ से ही मायूसी हुई। इसके बाद वो एक गांव की तरफ रवाना हुआ। उसने देखा कि एक किसान जंगल में लकड़ियां काट रहा है। ताजर ने इसे सलाम किया तो किसान ने सलाम का जवाब दिया। ताजर ने किसान से कहा कि अगर तुम मेरे साथ अपना सफ़र जारी रखना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनी सवारी पर बिठा दूंगा। किसान ने मुस्कुराकर कहा कि भाई आप खुद पैदल चल रहे हैं, मुझे क्या सवारी पर बिठाएंगे। ताजर ने किसान के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और दोनों ही पैदल चलने लगे। वो चंद कदम ही दूर गए होंगे कि रास्ते में उन्होंने देखा कि कलमा शहादत की आवाज़ आ रही थी। लोग किसी मैयत को कब्रिस्तान में दफनाने ले जा रहे थे। ताजर ने यूं ही किसान से सवाल किया कि ये जो आदमी को दफनाने ले जा रहे हैं, ये ज़िंदा है या मुर्दा। किसान ने ताजर से कहा, भले आदमी आप भी अजीब सवालात करते हैं, अगर ये ज़िंदा होता तो इसे कब्रिस्तान में क्यों ले जाते। मेरे ख्याल में तुम्हारे दिमाग का कोई ना कोई पेच ज़रूर ढीला है, तभी तो तुम यूं बहकी बहकी बातें करते हो। दोनों थोड़ा आगे गए तो गंदम की फसल हवा में झूल रही थी। ताजर ने कहा, कितनी अच्छी फसल है, लेकिन अभी तक ये नहीं मालूम कि ये कटी हुई है या इनकी फसल है। किसान ने ताजर की बात सुनकर कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें क्या नज़र आता है, ये कटी हुई है या इनकी फसल है। ताजर ने कहा, भाई नाराज़ क्यों होते हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बज़ाहिर जो नज़र आती हैं वो ऐसी होती नहीं है। यूं ही चलते चलते आखिरकार किसान का गांव आ गया। किसान ने ताजर से पूछा, भाई तुम अब कहाँ जाओगे। ताजर ने मुस्कुराकर कहा, भाई हम फ़कीरों का कौन सा कोई एक ठिकाना होता है, जहाँ जगह मिलेगी मैं वहीं रह लूँगा। वैसे क्या इस गांव में कोई सराय है जहां मैं ठहर सकूं। किसान ने ताजर से कहा, भाई एक छोटे से गांव में कहाँ से सराय। क्या तुम ऐसा करो, मेरे घर में एक रात के लिए मेहमान के तौर पर ठहर जाओ, सुबह अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाना। ताजर ने किसान से पूछा, चलो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे घर में कितने अफराद हैं। किसान ने इसे बताया कि हम 3 लोग घर में रहते हैं, मैं, मेरी बीवी और हमारी एक बेटी। ये सुनकर ताजर के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया हुए। किसान ने जब इसे परेशान होते हुए देखा तो कहा, भाई फ़िक्र मत करो, हमारे 2 कमरे हैं, एक कमरे में हम सो जाएंगे और एक कमरे में तुम अकेले सो जाना। ताजर ने इससे पूछा, तुम्हारी बेटी की शादी हुई है या नहीं। किसान ने इसे बताया कि मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, सोच रहा हूँ कि ये फसल जो पकने वाली है इसको बेचकर इसके हाथ पीले कर दूं। ये कहते हुए किसान अपने घर में दाखिल हुआ। किसान की बीवी इसका बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी। इसने जब अपने शौहर के साथ किसी अजनबी को देखा तो जल्दी से एक चारपाई पर सफ़ेद चादर बिछा दी। घर था तो बहुत छोटा सा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरा। थोड़ी देर बाद किसान की बेटी इस कमरे में दाखिल हुई। ताजर की नज़र जब इस की बेटी पर पड़ी तो वो हैरान रह गया। वो लड़की नहीं, ऐसे लग रहा था जैसे चौदहवीं का चांद।
आसमान से ज़मीन पर उतर आया हो। लड़की ने ताजर को सलाम किया और एक कोने में खड़ी हो गई। ताजर ने किसान से कहा कि आपका मकान है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन इसमें एक ईंट की कमी है। किसान ने जब ये सुना तो हैरान हो गया। इससे पहले ही ताजर की दिमागी हालत पर शक था, अब तो इसे यकीन हो चुका था कि उसने कितनी मेहनत से ये मकान बनाया था, और अब ताजर इसके मकान के ऐब तलाश कर रहा था। किसान को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन इसने बर्दाश्त किया कि ये आज मेरा मेहमान है। इसने ताजर से कहा कि चलो इन बातों को छोड़ो, तुम हाथ मुंह धो लो, क्योंकि खाने का वक्त हुआ चाहता है। किसान के घर आलू साग पका हुआ था। किसान की बीवी ने सोचा कि ये तो अच्छी बात नहीं, हमारे घर मेहमान आया हुआ है और ये तो अच्छी बात नहीं कि इसे दाल दलिया खिलाएं। इसीलिए उसने डब्बे में से एक मुर्गी निकाली। किसान से कहा कि फ़ौरन इसे ज़िबा करो। किसान ने मुर्गी ज़िबा की और उसकी बेटी ने फ़ौरन मुर्गी को भूनकर दस्तरखान पर हाजिर किया। ताजर ने जैसे ही भुनी हुई मुर्गी देखी तो उसका थाल अपनी तरफ खींच लिया। मुर्गी का सर किसान को दिया, टांगें इसकी बीवी को दी, जबकि मुर्गी के बाजू उस लड़की को दे दिए। इसके बाद सब ने मिल बैठकर खाना खाया। इसके बाद उसने मुर्गी के दिल के 4 टुकड़े किए और सब में बराबर तकसीम कर दिए। खाना खाने के बाद ताजर ने अपने हाथ धोए, कुल्ली की और इसके बाद किसान से कहा कि रात के खाने के बाद आधा घंटा मुझे टहलने की आदत है, मैं ज़रा बाहर टहल लूँ, तुम अंदर से दरवाज़ा बंद कर दो, मैं आधे घंटे बाद दोबारा तुम्हारे घर आ जाऊँगा। जैसे ही ताजर इसके घर से बाहर निकला तो किसान ने अंदर से कुंडी बंद करते हुए कहा कि अजीब बुड्ढा है, मुझे तो ये दिमागी मरीज़ लगता है, सुबह से मेरा सर खाते जा रहा है, अजीबोगरीब सवालात करता है। किसान ने शुरू से लेकर आखिर तक अपनी बीवी और बेटी को इसकी तमाम हरकत और बातें बताईं। इसकी बेटी ये सुनकर बोली कि अब्बा जान, अगर बुरा ना मनाए तो मैं आपको ये बताती चलूं कि ये आदमी एक पागल नहीं बल्कि एक दानिश्वर और अक्लमंद इंसान है। किसान ने बेटी से कहा कि बेटी कैसे बातें कर रही हो, जब ये शुरू में आया तो मुझे कहने लगा कि अगर तुम मेरे साथ अपना सफ़र जारी रखना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपनी सवारी पर बिठा लूँगा। हालांकि वो खुद पैदल था। क्या कोई अक्लमंद आदमी ऐसी बात करता है क्या? बेटी ने मुस्कुराकर कहा कि अब्बा जान, इससे मुराद इसकी ये था कि अगर तुम मेरे साथ बातें करते हुए सफ़र काटो तो सफ़र मुख्तसर हो जाएगा और थकन का एहसास तक नहीं होगा, और दो आदमियों को सफ़र ऐसे ही होता है जैसा कि वो एक सवारी में ही जा रहे हों। किसान अपनी बेटी की बात सुनकर हैरान हुआ। इसने अपना सर खुजाया और कहा, चलो इस बात को छोड़ो, इसके अलावा भी ऐसी बातें हैं जिससे मैं इसका बेवकूफ़ी और पागलपन ज़ाहिर कर सकता हूँ। एक जनाजे को देखकर कहता है कि जिस शख्स को ये दफनाने जा रहे हैं, ये क्या ज़िंदा है या मुर्दा? अब ये बताओ कि उसने जनाजे को ज़िंदा या मुर्दा क्यों कहा? लड़की ने कहा, अब्बा जान, ये बात भी हिकमत से खाली नहीं। नेक आदमी मरने के बाद जन्नत में जाएगा, जहां वो हमेशा ज़िंदा रहेगा और ऐश करेगा, जबकि बुरा आदमी मरने के बाद जहन्नुम में जाएगा, जहां इसे मरा ही समझो। असल में वो ये पूछना चाह रहा था कि ये आदमी जो दफनाने जा रहे हैं, ये जन्नती है या जहन्नुमी? तो इसके सवाल में आपको ये जवाब देना चाहिए था कि अगर इसके अमाल अच्छे हैं तो ये जन्नत में ही जाएगा, और अगर इसके अमाल अच्छे नहीं तो ये जहन्नुम में जाएगा। किसान बेटी का ये जवाब सुनकर हक्का बक्का रह गया और अपना सर खुजाने लगा। इसके बाद कहने लगा, चलो ये बात भी ठीक है, लेकिन उसने एक खड़ी फसल को देखकर ये क्यों कहा कि ये कटी हुई है या अनकटी फसल है? बेटी ने कहा कि अब्बा जान, दरअसल बात यह है कि कुछ लोग अपनी खड़ी फसल की ही कीमत पहले तय कर देते हैं और इसे फ़रोख्त कर देते हैं। हो सकता है उसने अपनी खड़ी फसल की कीमत तय कर दी हो और इसे फ़रोख्त भी कर दिया हो और दाम ले लिए हों। किसान ने चोर नज़रों से अपनी बेटी की तरफ देखा और कहा, चलो मान लेता हूँ बेटी, आपकी ये बात भी ठीक है, लेकिन इसने मेरे मकान के बारे में ऐसी बात क्यों कही? उसने क्यों कहा कि मेरा मकान तो खूबसूरत है, लेकिन इसमें एक
اینٹ کی کمی ہے، ذرا بتاؤ تو اس کہاں کس اینٹ کی کمی ہے؟ لڑکی نے مسکرا کر کہا کہ ابا جان، اس نے یہ بات مکان کو دیکھ کر نہیں بلکہ مجھے دیکھ کر کہا ہے۔ میرا آگے کا ایک دانت ٹوٹا ہوا ہے، جب میں بات کرتی ہوں تو ایک کھڑکی صاف دکھائی دیتی ہے۔ دراصل مکان میں ہوں اور یہ دانت میری اینٹیں ہیں۔ کسان کو قائل کرنے کے لیے یہ تمام جوابات کافی تھے، لیکن وہ پھر بھی ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے بیٹی سے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ اس نے اس عجیب طریقے سے مرغی کو تقسیم کیوں کیا؟ مرغی کا سر مجھے دے دیا، اس کی ٹانگیں تمہاری ماں کو دے دی اور مرغی کے بازو تمہیں دے دیے، اس سے اس کا کیا مطلب تھا؟ اور اس کے علاوہ اس نے مرغی کے دل کے 4 ٹکڑے کیے اور ہر ایک ٹکڑا ہر ایک کو دے دیا۔ لڑکی نے مسکرا کر کہا، ابا جان، اس نے سر آپ کو اس لیے دیا کہ آپ اس گھر کے سربراہ ہیں۔ ٹانگیں اماں کو دی تاکہ وہ گھر کے سارے نظام کو مستحد طریقے سے سنبھالے، اور مجھے بازو دیے تاکہ میں اپنی ماں کا ان کاموں میں ہاتھ بٹا سکوں، اور آخر میں اس نے ہمیں سب کو دل کا ایک ایک ٹکڑا دیا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ دنیا دکھوں سے بھری ہوئی ہے، اسی لیے ہم سب کو مل کر ایک دوسرے کے کام کرنے چاہیے۔ ادھر تاجر واک سے فارغ ہو کر دروازے پر لڑکی کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس نے اپنی نکلی داڑھی مونچھ ہٹائی اور کسان سے کہا، ماشاء اللہ، آپ کی بیٹی میری سوچ سے بھی زیادہ ذہین ہے، بس مجھے ایک ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی۔ اس نے لڑکی سے پوچھا، میری ماں نے مرتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ 3 آنکھوں والی لڑکی سے ہی شادی کرنا۔ جہاں تم نے اتنے سارے سوالات کے جواب دیے، کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ میری ماں کا 3 آنکھوں والی لڑکی سے کیا مراد تھا؟ لڑکی نے مسکرا کر کہا کہ 2 آنکھیں جن سے ہم دیکھتے ہیں، اور تیسری آنکھ دل کی آنکھ، شعور کی آنکھ، عقل اور فہم کی آنکھ۔ تمہاری ماں چاہتی تھی کہ تمہاری شادی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ ہو جو عقل مند ہو۔ تاجر نے جب لڑکی کے یہ الفاظ سنے تو کہا، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میری ماں جیسی بہو چاہتی تھی تم ویسی ہی ہو۔ تاجر نے کسان سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لیا۔ کسان نے اپنی بیوی سے مشورہ کرنے کے بعد اور لڑکی سے اس کی پسند پوچھنے کے بعد اپنی بیٹی کی شادی اس تاجر سے کر دی۔